घर की इज्जत बचाए रखना परिवार के हर सदस्य का दायित्व है, पर यह घर की इज्जत है क्या? किसी के लिए घर की इज्जत का अर्थ सिर्फ बहू बेटियों को घर की मर्यादा में रखने तक का है, तो किसी के लिए सिर्फ बहुओं की मर्यादा तक सीमित है। किसी परिवार में घर का हर व्यक्ति अनुशासन और मर्यादा की डोर में बंधा हो, वही घर की इज्जत है। यह कहानी है सेठ बृजमोहन के परिवार की, जहां एक बहू ने अपने कर्म से बरसों से चले आ रहे घर की इज्जत के मापदंड को बदल कर रख दिया। सेठ बृजमोहन का कपड़ों का व्यवसाय था। यह उनका पुश्तैनिक धंधा था, जिसे वो अपनी मेहनत और लगन से ऊंचाइयों पर ले आए थे। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। वो मितव्ययी, मृदुभाषी और दयालु प्रकृति के व्यक्ति थे। बहू बेटियों के लिए उनकी साधारण यही थी कि वो घर गृहस्थी संभाले और अपनी मर्यादा में रहे। अच्छा पहने ओढ़े, खाए पिए, तीज त्यौहार प्रसन्न मन से मनाए। बाहरी दुनियादारी से उन्हें मतलब नहीं रखना है। उनके 3 बेटे थे, मनीष, रजनीश और धनीश, और इन तीनों से बड़ी बेटी माधुरी, जिसका विवाह हो गया था और वह अपने परिवार में खुश थी। बड़ा बेटा मनीष अपने पिता के साथ ही काम करता था, मगर उनका जैसे मेहनती नहीं था। दूसरे बेटे रजनीश को इस काम में रुचि नहीं थी। वह एक छोटी कंपनी में लिपिक का काम करता था। सबसे छोटा धनीश कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। मनीष का विवाह शोभा के साथ हो गया था। शोभा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, घर के माहौल के अनुसार ढल गई थी और खुश थी। रजनीश की पत्नी आयुषी पढ़ी लिखी लड़की थी, नौकरी करना चाहती थी। उसने अपनी इच्छा अपने पति को बताई तो वह बोला, मुझसे कहा वह तो ठीक है, पर पापा से कभी मत कहना, वो नाराज होंगे। बहू बेटियों को घर से बाहर निकलना उन्हें पसंद नहीं है। अगर तुम नौकरी करने का कहोगी तो वो समझेंगे तुम घर की इज्जत मिट्टी में मिला दोगी। ये उनकी धारणा है, इसे मैं नहीं बदल सकता। मैं नहीं कह सकती, आप तो कह सकते हैं। एक बार कोशिश करके देखिए। अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो पापा से बात करता हूँ। रजनीश ने जब इस बारे में पापा से बात की तो घर में कोहराम मच गया। उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया। उसके बाद इस बारे में आयुषी ने कोई बात नहीं की। वह संस्कारी लड़की थी, घर के तौर तरीकों के हिसाब से रहने लगी, मगर बृजमोहन जी के मन में हमेशा यह डर बना रहता था कि आयुषी कहीं नौकरी की जिद ना पकड़े। धनीश का चाल चलन ठीक नहीं था। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। घूमना फिरना, पिक्चर देखना, यार दोस्तों के साथ पार्टियां करना उसे बहुत अच्छा लगता था। इसके लिए पैसे कहाँ से आए? बृजमोहन जी तो सिर्फ पढ़ाई के लिए पैसे देते थे और कुछ जेब खर्च, जो इन शौक को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इन शौक को पूरा करने के लिए उसने उधार लेना शुरू कर दिया। कई बार आयुषी ने धनीश को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना। उसे समझ में आ गया था कि भैया किसी से उधार पैसे ले रहे हैं। उसने अपनी सासू जी से इस बारे में बात की तो उन्होंने आयुषी को ही झिड़क दिया। अपने बेटे की बुराई बहू के मुख से सुनना उन्हें रास नहीं आ रहा था। उधार न चुकाने पर लोगों ने उधार देना बंद कर दिया। कुछ लोगों के बहकावे में आकर जुआ खेलने लगा। जब जुए की रकम में पैसे हार गया तो चोरी करने लगा। बृजमोहन जी को अपने बेटों पर अंधा विश्वास था। वो सोचते थे कि उनके बेटे गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते। जब बार बार मांगने पर भी धनीश ने पैसे नहीं लौटाए तो उसे धमकियां मिलने लगी। परेशानी चेहरे पर नजर आ रही थी। माँ ने पूछा भी तो कहने लगा, माँ तबीयत ठीक नहीं है। कुछ लोग घर पर पैसे मांगने आए तो बृजमोहन जी को असलियत मालूम हुई। उन्हें तो उन्होंने आश्वासन देकर खाना कर दिया, मगर उन्हें चिंता सताने लगी थी कि इतनी मोटी रकम कहाँ से अदा करेंगे। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, उनके इलाज में भी खर्च हो रहा था। मनीष पर भी काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। सबकी कमाई मिलकर घर खर्च ही सुचारू रूप से चल रहा था। अब इस कर्ज को कैसे चुकाएं, सोच कर परेशान हो रहे थे। बेटे पर बहुत नाराज भी हुए, मगर नाराज होने से समस्या का हल तो नहीं मिलता। एक तरफ आर्थिक मजबूरी थी और दूसरी तरफ घर की इज्जत। अगर धनीश को पुलिस पकड़ कर ले गई तो घर की इज्जत का क्या होगा? सोच कर उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया। आयुषी ने रजनीश से कहा कि वह उसकी रकम गिरवी रख देगी या जरूरी हो तो बेच दे और धनीश भैया का लिया हुआ कर्ज चुका दे। पापा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें कुछ हो जाए तो मेरे गहने का
उनके स्वास्थ्य और घर की इज्जत से बढ़कर नहीं है। अभी इस बारे में उन्हें कुछ मत बताना है। रजनीश ने मना किया तो बोली, अभी सोचने का समय नहीं है, आप ऐसा ही करिए, मुझे खुशी होगी। रजनीश ने गहने गिरवी रखकर उस कर्ज को चुका दिया और पापा से कहा, पापा सारे कर्ज की व्यवस्था हो गई है, आप चिंता ना करें, धनीश को पुलिस नहीं ले जाएगी। उनके चेहरे पर चमक आ गई थी। उन्होंने इशारों से पूछा, कैसे? तो उसने कहा, पापा आप जल्दी अच्छे होकर घर चलिए, फिर सब बताता हूँ। उनकी तबीयत में जल्दी सुधार आ गया। घर आते ही उन्होंने पहला प्रश्न यही किया, इतने पैसे कहाँ से आए? रजनीश ने डरते डरते सब बताई। ब्रिजमोहन जी ने परिवार के साथ सब लोगों को बुलाया। सबके सामने वो आयुषी से बोले, बेटा मैं तेरी श्रेणी हो गया हूँ, तूने मेरे परिवार की इज्जत बचा ली, मैं तेरे गहने वापस छुड़वा कर लाऊंगा। फिर वह धनीश से बोले, बेटा इस ठोकर से शिक्षा लो और अब कोई गलत काम नहीं करोगे, कसम खा लो। इस बारे में तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बचा लिया। धनीश ने कहा, पापा मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे, अपने परिवार से और विशेष रूप से भाभी से क्षमा मांगता हूँ। मेरे कारण उन्हें अपने गहने गिरवी रखने पड़े। उसकी आंखें नम हो गई थी। आयुषी ने पहली बार अपने ससुर के सामने चुप्पी तोड़ी। उसने कहा, पापा जी आप और भैया गहनों की चिंता मत कीजिए, मैंने जो किया मेरा फर्ज था, बस मैं चाहती हूँ। बोल बेटा, आज जो तू कहेगी तेरी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। पापा मैं चाहती हूँ कि घर की लड़कियों को भी पूरी पढ़ाई करने का अवसर मिले और उसे अलग लग रहा था कि उसके ससुर जी गुस्से होंगे, इसीलिए वो चुप हो गई। ब्रिजमोहन जी ने हंसते हुए कहा, और तू नौकरी करना चाहती है, यही ना बेटा? मैं प्रसन्न से मन से तुझे इजाज़त देता हूँ, नौकरी कर, बस घर की मर्यादा का ध्यान रखना। बेटा मुझे क्षमा में समझ में आ गया है कि घर की इज्जत का मापदंड बहू बेटियों को घर की चार दीवारियों में रखना नहीं, बल्कि बहू बेटियों के साथ बेटों को भी मर्यादा की सीमा में रखना है। बहू और बेटियों भी घर के बारे के कार्य मर्यादा में रख कर सकती है। मैं तेरे गहने हम वापस लेकर आऊँगा। उनकी आवाज़ नम हो गई थी। उन्होंने उठकर आयुषी के सिर पर हाथ रखा। उसने झुककर उनके पैर छुए। आज उसने अपने कर्म से घर की इज्जत के मापदंड को बदल दिया।